नमस्कार। पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे भारत सरकार ने नोटबंदी पर अपनी चर्चा की शुरुआत की। अब इस अंक में देखते हैं कैसे चिदम्बरम ने अपनी चर्चा शुरू की। याचिकाकर्ताओं की ओर से पी चिदम्बरम खड़े हुए और पी चिदम्बरम ने जब अपनी बात रखनी आरंभ की तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि यह मुद्दा सिर्फ शैक्षणिक मुद्दा है, क्योंकि नोटबंदी के कारण कई लोगों की कठिनाइयां बढ़ी थीं। भविष्य में भी क्या सरकार ऐसा पुनः अचानक कर सकती है? क्या इसके सेफगार्ड्स क्या हैं कि ऐसा नहीं हो? क्या यह प्रक्रिया उचित थी? और बहुत विशाल प्रक्रिया थी और बहुत विशाल स्तर पर यह नोटबंदी की गई थी। तो अगर ध्यान से देखें तो ये बड़े गंभीर मुद्दे हैं, बहुत ही व्यापक विषय हैं, और ये इसे यह कह के खारिज कर देना कि यह केवल शैक्षणिक मुद्दा है, यह बिल्कुल गलत है। इसके बाद चिदम्बरम का जो कहना था वो जो उनकी दूसरी बात थी, जो उनका दूसरा बिंदु, दूसरा तर्क था, वो यह था कि ये जो नोटबंदी की जो प्रक्रिया थी, विमुद्रीकरण की जो प्रक्रिया थी, वो बिल्कुल कानून सम्मत जो प्रक्रिया होनी चाहिए उसके बिल्कुल उलट थी। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा कि उनका कहना था कि सेक्शन 26 जो धारा 26 है आरबीआई एक्ट 1934 की, उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि आरबीआई के बोर्ड के जो निदेशक हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, वह यह अनुशंसा कर सकते हैं भारत सरकार को कि आप अमुक अमुक सीरीज के नोटों को रद्द कर दें, आप ऐसा नोटिफिकेशन निकालें। अर्थात जो उन्होंने तीसरी बात कही कि यह प्रक्रिया की जा सकती है नोटबंदी की, लेकिन इसका आरंभ आरबीआई करेगा, न कि भारत सरकार करेगी। और फिर उन्होंने कहा कि किंतु यहाँ पर हुआ क्या? चिदम्बरम के अनुसार 7 नवंबर को भारत सरकार ने एक पत्र लिखा आरबीआई के डायरेक्टर्स को, उनके निदेशक को, कि आप अनुशंसा कीजिए कि 500 और 1000 के जो नोट हैं उन्हें रद्द कर दिया जाए। तो चिदम्बरम का कहना था कि यह प्रक्रिया जो है वो उलट हो गई। यह प्रक्रिया आरंभ भारत सरकार ने की, जो कि करनी नहीं चाहिए थी, जो आरबीआई को करनी चाहिए थी, अगर करना था तो। अब चिदम्बरम इस पे कुछ और भी प्रश्न खड़े करते हैं अपनी बहस में। वो कहते हैं कि 7 नवंबर को भारत सरकार एक पत्र लिखती है आरबीआई को कि आप अनुशंसा कीजिए। आरबीआई कुछ ही क्षणों में, कुछ ही मिनटों में, कुछ ही घंटों में एक अपने निदेशकों की एक बैठक बुलाती है और आनन फानन में वह बैठक जो है वो एक निर्णय लेती है। उस बैठक के बाद जो निदेशकों का जो बोर्ड है वो एक निर्णय लेता है, जिसे अंग्रेजी में रेजोल्यूशन कहते हैं, और वह आनन फानन में वो भारत सरकार को कहता है कि हमने आपको अनुशंसा कर दी है, और अगले ही दिन 24 घंटे के अंदर भारत सरकार इन नोटों को रद्द करने का आदेश जारी कर देती है और ऐसी घोषणा भी कर देती है। तो चिदम्बरम का कहना था कि इतनी शीघ्रता से, इतनी जल्दबाजी में ये सब कुछ करने की आवश्यकता क्या थी? ऐसे क्या कारण थे? अब अपने इस बात के समर्थन में चिदम्बरम आगे कहते हैं कि आरबीआई के निदेशकों की जो बैठक बुलाई गई थी, वह बैठक जो थी वह मुंबई में न बुलाकर दिल्ली में बुलाई गई थी, जबकि आरबीआई का जो केंद्रीय कार्यालय है वह मुंबई में है। तो यह भी चिदम्बरम का कहना था कि कुछ संदेह उत्पन्न करता है। चिदम्बरम का यह भी कहना था कि आरबीआई के जो 10 स्वतंत्र निदेशक होते हैं, जिन्हें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कहते हैं, उनमें से सिर्फ 3 ही उपस्थित थे और 7 अनुपस्थित थे। तो ऐसे समय में बैठक का बुलाया जाना, जब अधिकांश स्वतंत्र निदेशक नहीं थे, उपस्थित नहीं थे, अनुपस्थित थे, यह भी एक संदेह उत्पन्न करता है। उसके बाद चिदम्बरम फिर आगे कहते हैं कि इतने आनन फानन में जो सब कुछ किया गया, उससे ये तय होता है कि कुछ ना कुछ इसमें बात थी। तो इतनी शीघ्रता से जो सब कुछ जब किया जाएगा और इतने विशाल पैमाने पर नोटबंदी की जा रही है, तो उस पर आरबीआई के निदेशकों को विचार विमर्श करने का समय कहाँ मिला? तो उन्होंने इसका अर्थ यह हुआ कि उन्होंने इस पर विचार विमर्श किया ही नहीं। उसके बाद चिदम्बरम आगे कहते हैं कि एक जो काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दा है वो ये है कि सेक्शन 26 में यह लिखा हुआ है कि कुछ सीरीज़ों को, अंग्रेजी में एनी,
कुछ सीरीजों को, कुछ श्रृंखलाओं को, कुछ नोटों के कुछ श्रृंखलाओं को रद्द करने की अनुशंसा आरबीआई के निदेशक कर सकते हैं। यह नहीं लिखा हुआ है कि सभी श्रृंखलाओं को रद्द किया जा सकता है, उसकी अनुशंसा कर सकती है आरबीआई। सरल शब्दों में कहें तो अगर किसी एक डिनोमिनेशन के, अगर से उदाहरण के लिए 500 रुपए के जो नोट हैं, अगर इस देश में जितनी भी संख्या में वो प्रचलन में हैं, तो उनमें से सभी को रद्द कर दिया जाए, ऐसी अनुशंसा करने का तात्पर्य उस 26 जो सेक्शन है, जो धारा है आरबीआई एक्ट की, उसमें ऐसा नहीं है, कुछ को किया जा सकता है। और अपनी इस बात के समर्थन में चिदम्बरम ने दो बातें कही। उन्होंने कहा कि 1946 में और 1978 में, उन्होंने इन दो समय का उल्लेख किया। 1946 में भी और 1978 में भी ऐसी नोटबंदी की गई थी, किंतु उस समय यह नोटबंदी आरबीआई एक्ट की धारा 26 के तहत ना करके संसद में एक नया कानून पारित किया गया था, एक विशेष कानून पारित किया गया था कि ऐसा करना है, और उस कानून के तहत ये दोनों नोटबंदियां हुई थी। तो चिदम्बरम का ये कहना था कि इससे स्पष्ट होता है कि उस समय की सरकारें भी यह जानती थीं, वो बुद्धिमान थीं और वो जानती थीं कि सेक्शन 26 जो है वो पर्याप्त नहीं है कि ऐसी नोटबंदी की जा सके। इसीलिए उन्होंने संसद में इसके लिए एक विशेष और एक अलग कानून पारित किया था। और उसके बाद चिदम्बरम ये भी कहते हैं कि ये इतने विशाल पैमाने का कार्य था कि इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है। और चिदम्बरम कुछ आंकड़े प्रस्तुत करते हैं। वो कहते हैं कि कुल नोटों की संख्या जिसे रद्द किया गया वह 23,000 करोड़ थी। चिदम्बरम एक और आंकड़ा देते हैं, वो कहते हैं कि कुल रुपए 15.44 अर्थात 15 लाख करोड़ रुपए जो थे वो रद्द किए गए थे इस नोटबंदी में एक दिन में। और जो तीसरा आंकड़ा वो देते हैं चिदम्बरम, वो ये कहते हैं कि कुल 11,000 करोड़ व्यक्तियों को, नागरिकों को लंबी लंबी कतारों में खड़ा रहना पड़ा और उन्हें कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी। तो चिदम्बरम कहते हैं कि इतने व्यापक पैमाने पर अगर कोई कदम उठाया गया तो उसके पीछे एक लंबा विचार विमर्श होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। चिदम्बरम आगे कहते हैं कि इस नोटबंदी के बाद जब नए नोटों को, या इस नोटों के बदले में आप जो दूसरे नोट ले सकते हैं, उन नोटों को जो एटीएम्स में और जो बैंक की शाखाओं में जब भेजा गया, तो जो दूर दराज के जो क्षेत्र थे, जो अर्ध शहरी जो क्षेत्र थे, जो ग्रामीण क्षेत्र थे, जहाँ पे एटीएम और बैंक की शाखाओं की संख्या ऐसे ही कम होती है, वहाँ पर इन नए नोटों का पहुँचना काफ़ी विलंब से हुआ, इनके पहुँचने में काफ़ी देर हुई। तो इस पूरे समय में जब तक ये नए नोट पहुँचते, वहाँ के जो लोग थे, बड़ी संख्या में लोगों को काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। उसके बाद चिदम्बरम ये भी कहते हैं कि जो इसका उद्देश्य था, जो सरकार ने इसका उद्देश्य बताया था कि जो जाली नोट हैं वो नोट वापस सिस्टम में आएंगे नहीं, वो अपने आप समाप्त हो जाएंगे, स्वाहा हो जाएंगे। क्योंकि अगर आपके पास जाली नोट है तो आप स्पष्ट है कि आप उसे बैंक में लेकर तो आएंगे नहीं जमा कराने के लिए, क्योंकि नोटबंदी हो रही है, इसे आप ले लो और हमें नया नोट दे दो। तो चिदम्बरम ने कहा था कि भारत सरकार ने बताया था कि ये इसका उद्देश्य है। और उनका कहना था कि उस समय के जो अटॉर्नी जनरल थे, उन्होंने एक आंकड़ा दिया था। चिदम्बरम ऐसा कहते हैं कि लगभग 4 लाख करोड़ रुपए इस नोटबंदी के बाद वापस नहीं आएंगे, क्योंकि वो सारे जाली नोट हैं। किंतु चिदम्बरम कहते हैं कि किंतु हुआ यूं कि केवल 16,000 करोड़ रुपए के जो नोट थे वह ही वापस नहीं आए। तो एक तरीके से ये इस उद्देश्य जो बताया गया था भारत सरकार के द्वारा इस नोटबंदी का, वो पूरा नहीं हुआ। अब चिदम्बरम यहाँ पे ये प्रश्न उठाते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एक गलत उद्देश्य को दिखाकर या एक गलत उद्देश्य सामने रखकर उसकी आड़ में कुछ सरकार की कुछ दूसरी मंशा थी। चिदम्बरम इस पर कुछ संदेह अपना वो व्यक्त करते हैं दबे स्वर में।
इसके बाद चिदम्बरम का जो अगला तर्क था वह ये था कि इस नोटबंदी के कारण कई सारी गैर आर्थिक कठिनाइयां भी लोगों को झेलनी पड़ी। लोगों की आजीविका समाप्त हो गई, कई लोगों की नौकरियां चली गई, क्योंकि कुछ लोग थे जो सिर्फ कैश जो होता है उस पर ही अपना जीवन यापन करते हैं, और कई छोटी छोटी जो कंपनियां या छोटी छोटी जो नौकरियां मिलती हैं, जो छोटे छोटे प्रतिष्ठान होते हैं, वो सिर्फ कैश में ही अपना कारोबार करते हैं। और अचानक जब नोटबंदी हो गई तो उनके यहाँ लोगों जो काम करते थे उन लोगों की नौकरियां चली गई, उनकी आजीविकाएं जो है वो समाप्त हो गई। इसके बाद चिदम्बरम कहते हैं कि सरकार ने इस नोटबंदी के बाद जो 3 बड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज थे, कागजात थे, उन दस्तावेजों को सरकार ने संसद के सामने नहीं रखा, संसद के पटल पर नहीं रखा। पहला दस्तावेज ये था कि भारत सरकार ने 7 नवंबर को जो आरबीआई को एक पत्र लिखा था कि आप हमें अनुशंसा कीजिए कि हम इन नोटों को रद्द कर सकें, यह पत्र भी संसद के पटल पर नहीं रखा गया। जो आरबीआई ने उस पत्र के बाद जो उसके निदेशकों और जो उसके बोर्ड की जो एक बैठक आरंभ हुई, उस बैठक का एजेंडा क्या था, उस बैठक में क्या क्या मुद्दों पर विचार विमर्श होना था, उससे जो संबंधित एक दस्तावेज होता है, उस दस्तावेज को भी संसद के पटल पर नहीं रखा गया। और जो तीसरा दस्तावेज था कि उस बैठक की समाप्ति के बाद जो निर्णय लिए गए, जिसे अंग्रेजी में बोर्ड का रेजोल्यूशन कहते हैं, उस निर्णय का जो दस्तावेज था वो कहीं ना कहीं लिखित होगा, और उस कागज को भी, उस दस्तावेज को भी संसद के पटल पर नहीं रखा गया। तो ये इन तीन जो महत्वपूर्ण कागजात थे, जो दस्तावेज थे, उन्हें संसद के पटल पर नहीं रखा गया। तो यहाँ पे तत्काल भारत सरकार के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने कहा कि आवश्यकता जब भी होगी तो सरकार इसको सामने लाएगी, इन तीनों दस्तावेजों को। पर यहाँ पे उच्चतम न्यायालय ने ये कहा कि ऐसा नहीं है, अब आप इन तीनों कागजात को शीघ्रातिशीघ्र हमारे सामने, यानी कि उच्चतम न्यायालय के सामने आप प्रस्तुत करें। इसके बाद उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि अगर हमें यह जानने का और या हमें नोटबंदी या इस आर्थिक जो प्रक्रियाएं हैं उसमें दखलंदाजी का अधिकार अगर नहीं भी है, तो भी यह जानने का अधिकार हमें है, न्यायपालिका को है, कि इन आर्थिक कदमों, नोटबंदी की जो प्रक्रिया थी वो प्रक्रिया कानून सम्मत थी कि नहीं। यह निर्णय की नोटबंदी होगी या नहीं होगी, हो सकता है कि न्यायपालिका का अधिकार नहीं हो इसमें दखल देने का, किंतु यह जो प्रक्रिया होगी नोटबंदी की, वो उसके लिए जो कानून में जो एक प्रक्रिया तय की गई है, तो क्या उस प्रक्रिया के तहत यह नोटबंदी थी कि नहीं, यह प्रक्रिया कानून सम्मत थी कि नहीं। तो कुल मिला जुलाकर यह जो सुनवाई हुई हाल ही में, उस सुनवाई में ये तर्क जो चिदम्बरम साहब ने दिया वो दिया, और भारत सरकार ने भी जो अपने तर्क रखे कि ये एक सिर्फ शैक्षणिक विषय वगैरह है, तो यह हुआ। अब यह तय है कि आगे की जो सुनवाई होगी उसमें यह मुद्दा और भी गरमाता जाएगा, और बाकी जो याचिकाकर्ता हैं वो भी अपनी दलीलें सामने रखेंगे। हो सकता है चिदम्बरम अभी और भी कुछ दलीलें रखें, उसके बाद भारत सरकार जो है इन दलीलों का खंडन करेगी, वो अपनी बात सामने रखेगी, और उसके बाद तमाम जो सुनवाइयां हैं उसके बाद यह उच्चतम न्यायालय जो है इस पे अपना कुछ निर्णय देगा, कुछ सलाह देगा, और या कुछ नई बातें वो न्यायालय बताएगी। तो आगे आने वाले समय में यह एक स्पष्ट है और यह तय है, यह निश्चित है कि यह मुद्दा न्यायालय के साथ साथ सोशल मीडिया, जो मुख्य मीडिया है वहाँ पे, और कई मंचों पर अब इस पे चर्चाएं शुरू होंगी और बहसें होंगी। इसके पहले कि मैं इस चर्चा को समाप्त करूं, आपसे निवेदन करता हूं कि आप कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि आगे आने वाली चर्चाओं के संबंध में आपको हम सूचना जो है, आपको एक नोटिफिकेशन जा सके। अगली चर्चा को लेकर आपके सामने आता हूं, तब तक के लिए आपका धन्यवाद और आपका समय शुभ हो। नमस्ते।